एक जमाने में बंगाल को भारत का इकोनॉमिक और कल्चरल हब कहा जाता था। ये सिर्फ अपने म्यूजिक, लिटरेचर और आर्ट के लिए नहीं बल्कि अपने इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए भी मशहूर था। कोलकाता एक ऐसी जगह थी जो ब्रिटिश राज के दौर में इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करती थी। आज उसी बंगाल के यूथ को रोजगार के लिए अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, बंगाल के सपने हर जगह है, सिर्फ बंगाल में नहीं। एक रीसेंट डेटा से पता चलता है कि बंगाल का जॉब मार्केट कितना सीरियस हो चुका है। जहां पिछले 10 सालों में दिल्ली एनसीआर ने 27,000 नए जॉब्स रजिस्टर किए और बेंगलुरु ने अपना ग्रोथ रेट 342% तक बढ़ाया, वही बंगाल का रेट सीधे नीचे आ चुके हैं। हाँ, आपने सही सुना। कोलकाता जो कभी इंडस्ट्री का एपिसेंटर था, आज उसका कंपनी फाउंडेशन रेट -7.8% डिक्लाइन पे है। मतलब ये है कि नए बिजनेसेस शुरू होने के बजाय पुराने बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। अब इसका असर सिर्फ बंगाल की इकोनॉमी पे नहीं बल्कि वहाँ के यूथ के फ्यूचर पर भी पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? वेस्ट बंगाल एक टाइम पर जूट और टी इंडस्ट्री का एपिसेंटर था, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ धीमी पड़ गई। कम्युनिस्ट रजीम के अंडर पॉलिसीज वर्कर्स के फेवर में तो थी, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर दी। फ्रीक्वेंट लेबर स्ट्राइक्स और ट्रेड यूनियन इंटरफेरेंस ने बंगाल को एक बिजनेस अनफ्रेंडली स्टेट बना दिया। बहुत सारी कंपनीज ने या तो अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए या गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स पर शिफ्ट हो गई। 2011 में टीएमसी के आने के बाद इनिशियल होप थी कि बंगाल अपने इंडस्ट्रियल लेगेसी को रिवाइव करेगा, लेकिन शिंगूर और नंदीग्राम कंट्रोवर्सीज ने बंगाल की इमेज को खराब कर दिया। टाटा नैनो की एग्जिट सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन इसका असर पूरे इकोनॉमी पर पड़ा। और इसका रिजल्ट क्या है? नए बिजनेसेस बंगाल में आने से डरते हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को सपोर्ट मिलने के वजह उनको बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। अब जब इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो जॉब कहां से आएगी? सोचिए, बंगाल का एक टैलेंटेड इंजीनियर बैंगलोर के एमएनसी में जॉब कर रहा है, एक स्किल्ड प्लम्बर मुंबई के पॉश फ्लैट्स में पाइप्स ठीक कर रहा है और एक विलेज का मजदूर दिल्ली की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अपना पसीना बहा रहा है। हर एक बंगाली के सपने उसकी मिट्टी से बाहर पल रहे हैं, लेकिन क्यों? बंगाल के प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज जैसे कैलकटा यूनिवर्सिटीज, जादवपुर यूनिवर्सिटीज और आईआईटी खड़गपुर जैसी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को अपने ही मिट्टी में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। इसकी वजह से वो बैंगलोर, दिल्ली और पुणे जैसे शहरों में माइग्रेट करता है। आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे हाई पेइंग सेक्टर्स में जॉब मार्केट बंगाल में लिमिटेड है और अगर जॉब मिल भी जाए तो सैलरी दूसरे शहरों के मुकाबले बहुत कम है, जो यूथ को दूसरे सिटीज की तरफ ले जाता है। आपने शार्क टैंक के बारे में तो सुना ही होगा। सीजन 2 में कोलकाता के गेमिंग कंपनी में शो पर एंट्री की थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? एक गेमिंग कंपनी जो अपने 32 एम्प्लॉइज की सैलरी पर सिर्फ 8 लाख रुपए खर्च करती है। We are 32 actually. 32 पीपल। और मंथली सैलरी कितनी है? सालाना सैलरी कितनी है? अगर मैं हम दोनों को हटा दे रहा हूँ तो हमारी सैलरी लगभग 7.5 से 8 लाख रुपए जाती है। 8 लाख रुपए महीने में आपने 32 लोग रख लिए? हाँ सर। कहाँ पे रखे हैं भाई? फिर कोलकाता में सर। वाह, बहुत ही बढ़िया। क्या ये शॉकिंग नहीं है? ये सुनकर सब शार्क्स हैरान हो गए थे। गांव के लोग भी दूसरे शहरों में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, प्लम्बर्स, डिलीवरी बॉयज, टैक्सी ड्राइवर्स और इवन बाथरूम क्लीनर्स बनकर माइग्रेट करते हैं, क्योंकि कोलकाता में ना काम है ना पैसा है। बंगाल में वेजेस कम है और अनस्किल्ड जॉब्स में भी दूसरे स्टेट्स में पेमेंट ज्यादा मिलता है। अब ये सिर्फ एक इकोनॉमिक माइग्रेशन नहीं है, ये एक इमोशनल माइग्रेशन भी है। ये लोग अपना घर पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए अपने शहर से दूर, अपने कल्चर से दूर, अपनी मिट्टी से दूर जाकर काम करते हैं, सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए, उन लोगों को अच्छा खाना देने के लिए। जो यूथ बंगाल के ग्रोथ को आगे बढ़ा सकता है, वही यूथ दूसरे स्टेट्स के जीडीपी को बूस्ट कर रहा है। ये बंगाल के लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। पर बंगाल का डिक्लाइन सिर्फ माइग्रेशंस और जॉब तक सीमित नहीं है। इसका एक और बड़ा रीजन है लैंड कंट्रोवर्सीज एंड पॉलिटिकल डिसीजंस। कहीं भी डेवलपमेंट के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लैंड, और बंगाल में लैंड सिर्फ एक रिसोर्स नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड बन गया है। शिंगूर और नंदीग्राम जैसी कंट्रोवर्सीज ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट को नहीं
पूरे स्टेट के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को हिलाकर रख दिया। और इसका नतीजा, बंगाल की इकोनॉमी आज भी उस झटके से उभर नहीं पाई है। शिंगूर में टाटा नैनो फैक्ट्री के लिए लैंड एक्विजिशन एक ऐसी स्टोरी बनी जो बंगाल की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों को तोड़ गई। प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल प्रेशर के चलते टाटा को बंगाल छोड़ना पड़ा और ये इंसिडेंट एक ऐसा मैसेज बन गया कि बंगाल में इंडस्ट्रीज के लिए लैंड एक्वायर करना असंभव है। नंदीग्राम का वायलेंट लैंड एजिटेशन एक और मिसाल है जिसने इन्वेस्टर्स को बंगाल के इंडस्ट्रियल क्लाइमेट के बारे में नेगेटिव परसेप्शन दिया। रूरल बंगाल में लैंड एक्विजिशन को लेकर हमेशा रेजिस्टेंस होती है क्योंकि जमीन लोगों की आइडेंटिटी और रोजी रोटी से जुड़ी होती है। सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो लैंड रिफॉर्म्स को और मुश्किल बनाता है। लैंड डिस्प्यूट्स की वजह से बंगाल में बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स फेल हो गए। दूसरे स्टेट्स जैसे गुजरात और महाराष्ट्र ने बंगाल के कॉन्ट्रास्ट में स्मूथ लैंड एक्विजिशन प्रोसेसेस के थ्रू बड़े इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किए। जब एक टाटा नैनो जैसे मेगा प्रोजेक्ट को बंगाल होता है तो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, हजारों जॉब्स और करोड़ों इन्वेस्टमेंट चला जाता है। पॉलिटिकल इनफाइटिंग और लैक ऑफ यूनिफाइड विजन ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को हमेशा डिरेल किया है। फ्रीक्वेंट बंद्स और स्ट्राइक्स ने बंगाल के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को और ज्यादा वोलेटाइल बना दिया। अब ये समझिए, लैंड्स का ना मिलना इंडस्ट्रीज के लिए एक बैरियर है। इंडस्ट्रीज का ना आना जॉब्स के लिए एक रोड ब्लॉक है। जॉब्स का ना होना माइग्रेशन प्रोसेस को एक मजबूरी बनाता है। ये एक ऐसी साइकिल है जो बंगाल को पिछले कई सालों से जकड़ के रखी है। एक वक्त था जब बंगाल के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज पूरे देश के स्टूडेंट्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता था। आईआईटी खड़गपुर, जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस नहीं, एक्सीलेंस की मिसालें थे। लेकिन बंगाल का एजुकेशन सिस्टम अपने ही यूथ्स के ड्रीम्स को पूरे करने में फेल हो रहा है। क्यों? सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बंगाल में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का हाल बहुत ही खराब है। आज बंगाल में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का हाल ऐसा है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस या तो बंद हो गए हैं या फिर बंद होने के कगार पर है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज डिग्रेड हो रही है और प्राइवेट एजुकेशन का कॉस्ट इतना ज्यादा हो गया है कि लोअर इनकम फैमिलीज के लिए ये अनअफोर्डेबल हो गया है। बंगाल में गवर्नमेंट स्कूल्स तो है लेकिन वहाँ या तो टीचर्स की कमी है या फिर जो टीचर्स है वो स्किल्ड नहीं है। आपने टीचर्स के प्रोटेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पर हजारों टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना हक का जॉब पाने के लिए। सबने एग्जाम तो क्रैक कर लिए लेकिन साल दर साल बीत जाने के बावजूद उन्हें अब तक गवर्नमेंट की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं मिला। और फिर आती है स्कैम, जहां पर क्वालिफाइड लोगों को फेल करवाकर अनक्वालिफाइड टीचर्स को जॉब दिलवा दिया गया। रूरल यूथ के लिए प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं है जो उन्हें अनस्किल्ड जॉब्स के अलावा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सके। दूसरे स्टेट्स जैसे गुजरात और तमिलनाडु ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पर हेविली इन्वेस्ट किया, लेकिन बंगाल अभी भी इसमें पीछे है। अब चलिए बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अपने इमेज को सुधारने के लिए। बंगाल के बिजनेस अनफ्रेंडली इमेज को बदलने के लिए इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज लानी होगी। फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स, मिनिमल रेड टेप और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना होगा। आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, ई कॉमर्स और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए टारगेटेड पॉलिसीज लानी होगी। शिंगूर और नंदीग्राम के बाद जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस टूटा है उसे वापस पाने के लिए गवर्नमेंट को अपनी क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी दिखानी होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू एक फेयर और ट्रांसपेरेंट लैंड एक्विजिशन प्रोसेस शुरू करना होगा जिससे लोकल्स और फार्मर्स को एडिक्वेटली कॉम्पेंसेट किया जाए। अनयूज्ड गवर्नमेंट लैंड को आइडेंटिफाई करके एक लैंड बैंक क्रिएट किया जा सकता है जो इंडस्ट्रीज के लिए इजीली एक्सेसिबल हो। यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज के बीच एक ब्रिज बनाया जाए जहां पर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले और जॉब मार्केट के डिमांड्स के हिसाब से उन्हें प्रिपेयर किया जाए। रूरल यूथ के लिए लार्ज स्केल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू करने होंगे जो उन्हें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन और हॉस्पिटैलिटी जैसे फील्ड्स में स्किल्ड प्रोफेशनल्स बनाएं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर और करिकुलम को अपग्रेड करना होगा और साथ ही साथ प्राइवेट एजुकेशन के कॉस्ट को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी होंगी। एमएसएमईज को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए जो बंगाल के रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में जॉब क्रिएट कर सके। सिर्फ यही नहीं, बंगाल के यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ावा देने के लिए एक स्टार्टअप फ्रेंडली इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा जिसमें फंडिंग और मेंटरशिप की अपॉर्चुनिटीज हो। बंगाल के पास टैलेंट है, रिसोर्सेज है और एक रिच लेगेसी भी है। जरूरत
है तो सिर्फ एक लीडरशिप की, जो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ बंगाल को उसकी जगह पर वापस ले आए। एक डायनामिक जॉब जनरेटिंग स्टेट जो अपने लोगों को उनका हक और ब्राइट फ्यूचर दे। जो सपने बंगाल के लोगों को दूसरे स्टेट्स पर ले जा रहे हैं, उन्हें बंगाल के अंदर ही पूरा करना होगा। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक रिवाइवल नहीं बल्कि एक इमोशनल रिवाइवल भी होगा। अगर बंगाल को फिर से राइज करना है तो सबको मिलकर इस सवाल का जवाब एक साथ ढूंढना होगा। काम कहाँ है और काम यहाँ कैसे लाए।